हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने पी.आई. यादव के एमसीक्यू बुक के जो कि नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चन से स्टार्ट है उसका 10 नंबर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और 11 नंबर का क्वेश्चन हमने डिटेल में समझा दिया था जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है एन एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड हेमरेज लीड्स टू। जब एक्सेसिव वॉमिटिंग उल्टी होता है और हेमरेज जब भी कोई पैर कट जाए, हाथ कट जाए, ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो जब ब्लीडिंग लॉस होता है, उसमें ब्लीड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, तो उसमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा? जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन जो है हाइपोवोलेमिया है, दूसरा हाइपरवोलेमिया, तीसरा फ्लूइड ओवरलोड, चौथा एडिमा। जब जब वॉमिटिंग होता है तो उससे जितना भी हमारा सिक्रीशन होता है एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन में, वो सब बाहर आ जाता है। इंटेस्टाइन और एब्डोमेन का सिक्रीशन बाहर चलाता है। जितना भी इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम होता है वो सब बाहर चलाता है। और वॉमिटिंग में जो भी होता है ब्लड वह बाहर, यह सब डिहाइड्रेशन का साइन है। इस सब से हमारे बॉडी में फ्लूइड लॉस हो रहा है, ना कि फ्लूइड बढ़ रहा है। दूसरा ऑप्शन हाइपरवोलेमिया, जिसमें कि फ्लूइड बढ़ता है, ये तो होगा ही नहीं। फ्लूइड ओवरलोड, इसमें भी फ्लूइड हमारा इंक्रीज करता है, ये भी नहीं होगा। इडिमा, जो कि हाइपरवोलेमिया का कॉम्प्लिकेशन है। इडिमा हाइपरवोलेमिया, अगर ज़्यादा हाइपरवोलेमिया हो गया है और वो हमारे बॉडी में सेल में चल गया है तब इडिमा देखने को मिलेगा। तो ये तीनों तो नहीं होगा, तो फिर ये आंसर ए हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया, क्योंकि वह फ्लूइड जो है हमारा बॉडी में वह बाहर आ रहा है, ना कि अंदर इनटेक कर रहे हैं। वह आउटपुट की ओर जा रहा है, वह आउट हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे एब्डोमेन में था, इंटेस्टाइन में था, वो भी बाहर आ जा रहा है, सोडियम, पोटेशियम, जिसके कारण से रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा और वह डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसे हाइपोवोलेमिया कहेंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जिसका अगर रेशनल पढ़ें तो इसमें है हाइपोवोलेमिया फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट और निगेटिव फ्लूइड बैलेंस और डिहाइड्रेशन। हाइपोवोलेमिया जो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को कहते हैं और निगेटिव फ्लूइड बैलेंस और डिहाइड्रेशन को कहेंगे। हाइपोवोलेमिया डिहाइड्रेशन को ही कहेंगे। मीन्स एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड और ECF। मीन्स एबनॉर्मल डिक्रीज, एबनॉर्मेलिटी जो होता है ब्लड फ्लूइड का, वो ज़्यादा आउटपुट हो रहा है इन सर्कुलेटिंग ब्लड, जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो रहता है, हमारे वेस्कुलर वेन के अंदर जो रहता है, आर्टरी के अंदर जो रहता है फ्लूइड, वो कम हो रहा है। इट मे बी काउज्ड बाय, यह क्यों होता है? वॉमिटिंग के कारण, डायरिया के कारण, बर्न के कारण, एक्सेसिव यूज ऑफ डाययूरेटिक ड्रग जब यूज करेंगे तो उससे हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा उसके कारण, और हेमरेज में देखने को मिलता है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम डील करेंगे। इन हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन फ्लूइड मूव्स फ्रॉम। जब हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होता है तो हमारा फ्लूइड किस मीडियम से किस मीडियम में जाता है? तो पहले हम डिहाइड्रेशन को अलग वर्ड समझेंगे और हाइपरटोनिक को अलग समझेंगे। डिहाइड्रेशन का मीन्स तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि सेल में, ब्लड वॉल्यूम में, वेन में, आर्टरी में, कैपिलरीज में, अगर इन सब में मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वेसल्स में, अगर वो कम हो जाए तो उसे डिहाइड्रेशन कहेंगे और उसे हाइपोवोलेमिया कहेंगे, ठीक है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसे हम जानते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक हमारा जो ब्लड जो है उसका ऑस्मोलिटी जो होता है 270 से 310 ऑस्मोल रहता है। अगर 270 से कम हो जाए तो उसे हाइपोटोनिक कहेंगे, और अगर 310 ऑस्मोल से ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हमारा ब्लड आइसोटोनिक है 270 से 310, यह नॉर्मल 270 से 310 के बीच में रहता है। लेकिन इसमें कह रहा है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, अगर हमारा ब्लड हाइपरटोनिक हो जाए, जब वह हाइपरटोनिक हो जाएगा 310 ऑस्मोल से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उससे वाटर बाहर आ गया, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट था वो वहीं रह गया।
हमारे ब्लड में ही इलेक्ट्रोलाइट रह गया, जैसे कि सोडियम पोटेशियम। और सोडियम आप जानते हैं कि सोडियम हमारा जो है वाटर को रिटेन करता है। जब हमारा ब्लड में वाटर कम हो गया है, तो ब्लड में जब वाटर कम हो गया तो वह ब्लड बाहर से लेगा, सेल से खींचेगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से खींचेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से खींचेगा, ईसीएफ में, ब्लड वेसल्स में लेगा सोडियम। हाइपरटोनिक तो सब सेल से हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड वेसल्स में आएगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है इंटरस्टिशियल स्पेस टू सेल, यह सेल में जाने के लिए कर रहा है। इंटरस्टिशियल सेल के बाहर का जो स्पेस है उससे सेल में जाएगा, यह नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। दूसरा है सेल्स टू इंटरस्टिशियल स्पेस, दूसरा जो है सेल से बाहर आएगा, सेल से ब्लड बाहर आएगा, यही हमने अभी पढ़ा कि सेल से वह ब्लड बाहर आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा और ईसीएफ में जाएगा, मतलब ब्लड वेसल्स में जाएगा, तो उसे जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। सेल्स टू बॉडी कैविटी ये नहीं होगा। इंट्रावेस्कुलर टू बॉडी कैविटी, इंट्रावेस्कुलर टू बॉडी कैविटीज का मतलब हो गया हमारा ब्लड वेसल से यह जो फ्लूइड है वो हमारे सेल में जाएगा और इंटरेस्ट, तो ये भी नहीं होगा, यह हाइपोटोनिक में देखने को मिलता है। हाइपोटोनिक में हमारा ब्लड में सोडियम का मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा ज़्यादा हो गया, इसलिए वो वाटर को रिटेन करेगा, इसलिए वो बाहर से खींचेगा। और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, अगर हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होगा जिसमें कि हमारा ब्लड में जो है वाटर ज़्यादा हो जाएगा। हाइपोटोनिक ये हमको ब्लड में देखने को मिलता है, ना कि सेलुलर में। सेल के फ्लूइड में हमें यह नहीं देखने को मिलता, यह हमें ब्लड के फ्लूइड में देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हो जाए, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया हमारे ब्लड में वाटर ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया। जब इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा तो सेल का तो ऑस्मोलैरिटी फिक्स है 270 से 310, और ब्लड का ऑस्मोलैरिटी 270 से कम हो जाएगा। तो जिधर ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी रहता है डिफ्यूजन के द्वारा उधर जाता है, स्मॉलर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, तो हमारा ईसीएफ ब्लड वेसल से फ्लूइड हमारा सेल में जाएगा, तो उसे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन करेंगे। और आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में हमारा दोनों नॉर्मल रहेगा, ना उधर जाएगा ना ही इधर आएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सेल्स टू इंटरस्टिशियल, मतलब ईसीएफ में आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। जिसका कि रेशनल यह पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट डिहाइड्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, वाटर एंड डिजोल्व इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे ब्लड में, हमारे वेसल्स में, वो इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो 270 से 310 mmol के बीच में हमारा ऑस्मोलैरिटी रहेगा। तो यह जो फ्लूइड है वो किधर भी पास नहीं होगा, ना इधर आएगा ना उधर जाएगा, ये आइसोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट लॉस मोर देन वाटर, फ्लूइड मूव्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल टिश्यू टू प्लाज्मा सेल्स। इलेक्ट्रोलाइट लॉस, वाटर से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगा ब्लड का, और सेल का ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल टिश्यू मीन्स ब्लड से प्लाज्मा सेल्स में जाएगा, इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा मीन्स ब्लड हो गया, टू सेल्स में जाएगा, ईसीएफ टू आईसीएफ में ट्रांसफर होगा। और तीसरा है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, जो कि वाटर लॉस मोर देन इलेक्ट्रोलाइट लॉस, वाटर जो लॉस होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है और वाटर कम हो जाता है, इसलिए वह हाइपरटोनिक हो जाता है। इसलिए इसमें जो है फ्लूइड मूव्स फ्रॉम सेल्स टू इंटरस्टिशियल टिश्यू और प्लाज्मा। फ्लूइड सेल से हमारा जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल टिश्यू में आएगा और प्लाज्मा में आएगा। इंटरस्टिशियल टिश्यू जो सेल के बीच का स्पेस होता है उसमें आएगा और ब्लड में आ जाएगा। और इसका कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलता है, इट काउजेज, इसके कारण से प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलता है। प्लाज्मोलाइसिस एक वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि श्रिंकिंग और डिक्रीजिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइज है वह श्रिंक छोटा होते हुए देखने को मिलेगा। व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू लॉस, जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो सेल का जितना भी फ्लूइड है वह बाहर चलाएगा, आउट चलाएगा, तो
वह श्रिंक छोटा साइज में देखने को मिलेगा। इसी को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अगर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यह कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन काउजेज वाटर शिफ्ट फ्रॉम सेल्स टू प्लाज्मा। किस टाइप का सॉल्यूशन जो है हमारा सेल्स टू प्लाज्मा में शिफ्ट होगा। किस टाइप का अगर सॉल्यूशन रहेगा तो हमारा जो है फ्लूइड शिफ्ट सेल टू प्लाज्मा में आएगा, सेल से ब्लड वॉल्यूम में आएगा और प्लाज्मा में आएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि हाइपरटोनिक में ऐसा देखने को मिलता है। जब हमारा सेल में जब वो हाइपरटोनिक ब्लड हो जाएगा तो वह उसे खींच लेगा पानी को। तो यह तो अभी हमने पढ़ा हाइपरटोनिक में देखने को मिलेगा। हाइपोटोनिक में प्लाज्मा टू सेल्स में जाएगा, आइसोटोनिक में तो नॉर्मल और इक्वल रहता है। 14 नंबर को समझे हैं। 14 नंबर प्लाज्मोलाइसिस विल अकर व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन। प्लाज्मोलाइसिस टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़ा, प्लाज्मोलाइसिस में हमारा सेल का साइज श्रिंक हो जाता है क्योंकि उसमें सेल का जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है वह बाहर चला आता है, इसलिए सेल का साइज छोटा हो जाता है। ऐसा हमें तब देखने को मिलता है जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो हमें उसका सेल का साइज छोटा देखने को मिलता है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे 15 नंबर को समझें तो इसका यह क्वेश्चन करा, ए फिजिशियन ऑर्डर IV पोटेशियम। एक फिजिशियन जो डॉक्टर है वह नर्स को IV पोटेशियम ऑर्डर करता है पेशेंट को देने के लिए, पोटेशियम देने के लिए कहता है। फॉर ए चाइल्ड, बच्चे को, विथ हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, वह बच्चा हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें वाटर लॉस हो चुका है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट बचा हुआ है। वाटर ज़्यादा लॉस हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइट बचा हुआ, इसलिए वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ठीक। ए नर्स परफॉर्म व्हिच ऑफ फॉलोइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग। तो हमारे जब नर्स उसमें परफॉर्म, जब वह देने लगेगी पोटेशियम तो कौन सा असेसमेंट परफॉर्म करेगी पोटेशियम देने से पहले। पोटेशियम देने से पहले वह कौन सा असेसमेंट परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है टेकिंग ए टेम्परेचर। इससे कोई रिलेशन नहीं है पोटेशियम का, टेम्परेचर से पोटेशियम का कोई रिलेशन नहीं है। टेकिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर से भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर पोटेशियम हम दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर क्यों चेक करेंगे। ऑब्टेनिंग वेट, वेट से भी हमारा कोई रिलेशन नहीं है। पोटेशियम अगर दे रहे हैं तो वेट क्यों चेक करेंगे। चौथा है चेकिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट। बिल्कुल सही। जब हम लोग पोटेशियम देंगे किसी में, एक तो पहले से उसमें हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है जिसके कारण से कि इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ नहीं रहा है। इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा बाहर आ नहीं रहा, वो अंदर में ही रिटेन हो रहा है। अगर पोटेशियम और दे देंगे तो वह बाहर तो आएगा नहीं, वह बाहर तो आएगा नहीं, तो वह अंदर में ही और हाइपरकेलेमिया करवाएगा, जिससे कि कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, हार्ट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, हार्ट स्लो हो जाएगा, कार्डियक में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसलिए हम उसमें अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट चेक करते हैं, अगर सही से यूरिन आ रहा है कि नहीं। अगर यूरिन आ रहा है तब तो देंगे, अगर यूरिन नहीं आ रहा है तो नहीं देंगे, क्योंकि पोटेशियम का आउटपुट किडनी के द्वारा होता है। अगर किडनी ही कम काम कर रहा है तो पोटेशियम देंगे तो उसमें हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। इसका रेशनल पढ़ें तो इफ IV पोटेशियम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन दैट द चाइल्ड हैज प्रोवाइडेड हैज एडिक्वेट रीनल फंक्शन। इसका मतलब ये कह रहा है कि उसका रीनल फंक्शन एग्जैक्ट काम कर रहा है कि नहीं, एडिक्वेट फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उससे पहले चेक कर लेना है। दूसरा, पोटेशियम क्लोराइड शुड नेवर बी एडमिनिस्टर्ड इफ यूरिन आउटपुट इज लेस देन 2 ml per kg per hour।
यह कह रहा है कि अगर पोटेशियम हमें नहीं देना है उसमें जिसका यूरिन आउटपुट 2 ml पर kg पर आवर है। चाइल्ड का चाइल्ड का रहा है तो 10 से 12 kg का वेट होगा, तो अगर 10 kg का है तो 20 ml पर kg पर आवर, यह ओलिगुरिया हो गया। और नॉर्मल यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर होता है, तो यह ओलिगुरिया, इसलिए इसमें हम नहीं देंगे। नॉर्मल यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर होता है, तो बिकॉज इट में काउज यह हाइपरकेलेमिया करवाएगा, इसलिए इसमें हम नहीं देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कह रहा है द सिम्टम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम क्या होगा? इन एन एडल्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सभी सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम है, एक को छोड़ करके। इनमें से सभी सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम है, एक को छोड़ करके। तो देखिए 4 नंबर का ऑप्शन है पाल्पिटेशन, बिल्कुल सही। जब डिहाइड्रेशन होगा तो उसका पल्स रेट, हार्ट रेट जो फरफराने लगेगा, फरफर करने लगेगा, ठीक है। कभी रुक जाएगा, कभी पाल्पिटेशन, एबनॉर्मल हार्ट रेट देखने को मिलेगा। डिजीनेस, बिल्कुल सही। डिजीनेस, हमारे हेड तक जो है ब्रेन में सही से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण से हमें डिजीनेस, चक्कर, घूर्णी जैसा लगेगा, घूर्णी जैसा, अंधेरा, आँख के सामने अंधेरा छा जाएगा। वीकनेस, कमजोरी भी देखने को मिलेगा डिहाइड्रेशन में, क्योंकि ब्रेन तक वह पहुंच जाएगा, ब्रेन तक वह नहीं पहुंच पाएगा। डिक्रीज थ्रस्ट, ये गलत है, क्योंकि जब हमें सीवियर डिहाइड्रेशन होता है हमारे बॉडी में पानी कम हो जाता है, उसमें इंक्रीज थर्स्ट, हमें प्यास ज़्यादा लगता है ना कि कम लगता है, हमें ज़्यादा लगता है ना कि कम लगता है, तो इसलिए यह आंसर हो जाएगा, ये आंसर। ये तीनों सही है, ये तीनों सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम है, लेकिन यह सिम्टम नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट पूछ रहा था इसमें। एक क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखिए, एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछता है, तो ये तीनों तो सही है लेकिन यह नहीं है। इसका रेशनल देखें तो इन डिहाइड्रेशन वाटर इज प्राइमरी लॉस। कोई भी डिहाइड्रेशन में पहले वाटर लॉस होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। इंक्रीज लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और हाइपरटोनिसिटी, जिसके कारण से पहले वाटर लॉस हुआ, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड में, और हाइपरटोनिक फ्लूइड वह बन जाएगा। डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय थर्स्ट, प्यास लगेगा। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, जब हम खड़ा होंगे तो हमारा बीपी कम हो जाएगा, जिसके कारण से चक्कर, हम गिर सकते हैं। टेकिकार्डिया, पल्स रेट हमारा हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रेपिड थ्रेडी पल्स, थ्रेडी पल्स का मतलब हो गया वीक पल्स, हमें पतला पल्स फील होगा, क्योंकि हाइपोवोलेमिया है। ओलिगुरिया, यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो जाएगा एक 24 घंटे में। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन में, वाटर में इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, फ्लूइड कम हो गया, इसलिए यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 to 1.020 होता है। यहाँ पर 1.026 है, 0 रहता तो नॉर्मल रहता, लेकिन यह 26 है, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। थिक डार्क यूरिन, यूरिन जो है डार्क पेल येल्लो कलर का जो नॉर्मल रहता है वह डार्क येल्लो हो जाएगा। वीकनेस देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर लॉस हो गया है और सोडियम जो है हमारा वह ब्लड में वहीं रह गया है, रिटेन रह गया है। वेट लॉस हो जाएगा। डिक्रीज स्किन टर्गर, स्किन टर्गर मिस हो गया, स्किन का इलास्टिसिटी, इस तरह से जब हम स्किन को अथी करके देखते हैं तो उसे स्किन टर्गर कहते हैं, वह ज़्यादा हो जाएगा। इन डिले कैपिलरी रिफिल टाइम, ये कैपिलरी रिफिल टाइम जो होता है, ये जो हम दबा करके करते हैं, इसमें चेक करते हैं, जब हम दबाएंगे तो यहाँ वाइट हो जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तुरंत रेड हो जाएगा, जिसे कैपिलरी रिफिल टाइम कहते हैं, जो कि नॉर्मल 2 सेकेंड से कम होना चाहिए, वो ज़्यादा हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा, 4 सेकेंड हो जाएगा। इन सीवियर डिहाइड्रेशन सेलुलर डिसरप्शन, डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। डिलीरियम देखने को मिलेगा। फेंटिंग, डिलीरियम मत का मतलब वह कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, वह समय का उसको पता नहीं रहेगा। फेंटिंग, हाइपरथर्मिया, उसमें फीवर देखने को मिलेगा, वो उसका बॉडी हीट हो जाएगा। मेडिकेशन टॉक्सिसिटी,
रीनल फेलियर देखने को मिलेगा और डेथ में अकर, ये सभी इसका कॉम्प्लिकेशन है। डिलीरियम, फेंटिंग, हाइपरथर्मिया, मेडिकेशन, रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है और लास्ट में उसका डेथ भी हो सकता है हाइपोवोलेमिया से, डिहाइड्रेशन से। 17 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड सॉल्व, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की क्या विशेषता है और इनमें से सभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स से एक को छोड़ करके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके सभी इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाइपोवोलेमिया का, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का, डिहाइड्रेशन का, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन, ये सभी एक ही वर्ड है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें तो डिक्रीज स्किन टर्गर, बिल्कुल सही है। इलास्टिसिटी उसका कम हो जाएगा। पोस्टूरल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक पोस्टूरल हाइपोटेंशन को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जो कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ये भी सही है। जो खड़ा होने पे हमारा बीपी कम हो जाएगा, अचानक से खड़ा होंगे बेड पर से तो बीपी कम हो जाएगा। इंक्रीज टेम्परेचर, बिल्कुल सही। इंक्रीज टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि हमारा जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, अचानक से डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें ठंडा होना चाहिए, हमारा बॉडी कूल हो जाता है, लेकिन शुरू में हमारा हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है और कंपनसेट करता है बॉडी को, इसलिए वह ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा। इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, यह गलत है क्योंकि जब हाइपोवोलेमिया होगा और हमारा फ्लूइड बॉडी में कम हो जाएगा तो उसमें डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा वेना कावा में चेक किया जाता है। सेंट्रल वेनस प्रेशर वेना कावा में चेक किया जाता है, इसलिए यह कम होता है, ठीक है, इसलिए यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह तीनों सही है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसमें पूछा एक्सेप्ट कौन है जो इसमें नहीं है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। सेंट्रल वेनस प्रेशर कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो फ्लूइड डेफिसिट मोस्ट एक्यूरेटली असेस्ड बाय, फ्लूइड डेफिसिट मोस्ट एक्यूरेटली असेस्ड बाय, फ्लूइड जब हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो एक्यूरेटली असेस्ड कैसे कर सकते हैं, एक्यूरेटली असेस्ड कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखें तो चेंज इन बॉडी वेट, बिल्कुल सही है, बॉडी वेट के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, ये भी सही है, अगर ड्राई स्किन, टर्गर स्किन है, डिले टर्गर स्किन है तो इसके द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये भी सही है, अगर हाइपोवोलेमिया रहेगा तो बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस, ये भी सही है, फेस में हमारा सनकेन आई देखने को मिलेगा, फोंटेनल डिप्रेस देखने को मिलेगा, ये भी सही है। लेकिन एक्यूरेट कह रहा है, मोस्ट एक्यूरेटली कह रहा है तो वह बीपी हो जाएगा, क्योंकि यह सब तो ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि बॉडी वेट सिर्फ डिहाइड्रेशन से कम हो, किसी भी कारण से कम हो सकता है, इसलिए ये प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन ये नहीं हो सकता है। अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस, यह हो सकता है किसी और कारण से भी हो, लेकिन बीपी एक्यूरेट बीपी तभी कम होगा जब उसमें फ्लूइड कम होगा, बीपी तभी कम होगा जब उसमें फ्लूइड कम होगा, इसलिए एग्जैक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये तीनों किसी और सिम्टम में भी, किसी और डिजीज में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बीपी जो है सिर्फ इसी में कम देखने को मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखें तो स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस, स्किन टर्गर जो टेस्ट हम लोग करते हैं वह किसको एसेस करने के लिए करते हैं। स्किन टर्गर जो हमने स्किन को इस तरह से इलास्टिसिटी को चेक किया था, इस तरह से वह क्यों करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रेशन स्टेटस, बिल्कुल सही, हाइड्रेशन को ही चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ पेन, इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, वोंग बेकर का यूज करते हैं। फेशियल पेन रेटिंग इसके लिए यूज करते हैं। इन्फेक्शन में हम स्किन ट्रिगर नहीं चेक करते हैं। कॉन्शियसनेस के लिए भी हम नहीं चेक करते हैं, स्किन ट्रिगर जो हम हाइड्रेशन के लिए चेक करते हैं, जो हमने अभी पढ़ चुके हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है ऑल द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, ऑल द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट, इनमें से सभी सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम है, एक को छोड़ करके,
एक को छोड़ करके, सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम है एक को छोड़ करके। सबसे पहला डिले कैपिलरी रिफिल, बिल्कुल सही, डिले हो जाता है। सनकेन फेंटेनल जो कि इन्फेंट में देखने को मिलता है, ये भी सही है। ड्राई ओरल म्यूकोसा, ये भी सही है, ड्राई ओरल म्यूकोसा, ड्राई स्किन देखने को मिलता है, ये भी सही है। और चौथा है एलर्ट मेंटल स्टेटस, अलर्ट नहीं होता है बल्कि अल्टर हो जाता है मेंटल इलनेस, अलर्ट है ये, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं है, कंसंट्रेशन घट जाता है क्योंकि उसमें सोडियम का मात्रा बढ़ जाता है। तो यह अलर्ट नहीं अल्टर होता है, इसलिए यह आंसर इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग 21 नंबर को देखे हैं, तो 21 नंबर में कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइन सिम्टम विल प्रेजेंट इन ए पेशेंट विथ हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया में कौन कौन सा साइन सिम्टम देखने को मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ना। दूसरा हाइपरटेंशन हम हाइपरवोलेमिया में देखने को मिलता है, जिसमें कि फ्लूइड ज़्यादा रहता है, तो यह गलत हो गया। यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर, ये भी गलत हो गया क्योंकि 30 ml पर आवर नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, तो डिहाइड्रेशन में कम देखने को मिलता है, अगर इससे कम रहता तो यह सही हो जाता। बाउंडिंग प्लस जो कि हाइपरवोलेमिया में देखने को मिलता है, ना कि हाइपोवोलेमिया में। हाइपोवोलेमिया में 3D पल्स देखने को मिलता है, वीक पल्स देखने को मिलता है, और यह हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और इंक्रीज हार्ट रेट, यह सही हो जाएगा क्योंकि जब हाइपोवोलेमिया होता है तो जो ब्रेन होता है उसको तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए वह हार्ट को पंप ज़्यादा करवाता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण से कि ताकि ब्रेन तक ब्लड पहुंच सके, कॉम्पनसेट करने के लिए कोशिश करता है, इसलिए हार्ट रेट हमारा तेज हो जाता है। रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट। 22 नंबर क्वेश्चन देखें तो व्हिच फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग्स शुड नर्स एक्सपेक्ट इफ पेशेंट हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अगर कौन सा लेबोरेटरी फाइंडिंग हम लोग आशा करते हैं कि ऐसा होगा अगर वह पेशेंट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, हाइपोवोलेमिया में है, डिहाइड्रेशन में है, तो कौन सा हम लोग लेबोरेटरी फाइंडिंग एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा लेबोरेटरी फाइंडिंग सही होगा इन सभी में से। पहला ऑप्शन है पोटेशियम 5.8 MEQ पर लीटर, यह नॉर्मल है, 3.5 to 5.1 होता है, लेकिन 5.8 अगर है तो यह नॉर्मल कह सकते हैं क्योंकि यह ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि हाइपोवोलेमिया होगा तो वाटर लॉस और इलेक्ट्रोलाइट तो लॉस हो नहीं रहा है, तो इसलिए पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, यह तो सही कह सकते हैं। पोटेशियम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.034, इसके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि पेशेंट हाइपोवोलेमिया में है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.034 जो कि नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 to 1.020 होता है, तो इसलिए यह 1.034, इसलिए यह ज़्यादा है, इसलिए यह फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में देखने को मिलेगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी में पोटेशियम जो है 4.8 MEQ पर लीटर, यह नॉर्मल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.020, यह भी नॉर्मल है, 1.010 to 1.020 बोले थे, इसलिए यह भी नॉर्मल है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.034 ज़्यादा हो रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो, यूरिन थिक रहेगा, डार्क कलर का रहेगा, इसलिए यह आंसर बी सही हो जाएगा। अगर 23 नंबर को देखें तो इसमें कह रहा है ए चाइल्ड हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, एक चाइल्ड जो है वह फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट पे है, हाइपोवोलेमिया में है। द नर्स परफॉर्म एन असेसमेंट, नर्स जो है असेसमेंट कर रही है और डिटरमाइन दैट चाइल्ड इज इम्प्रूविंग एंड डेफिसिट इज रिवॉल्विंग। चाइल्ड जब असेसमेंट और वह अपने रिजल्ट को पा रही है, वह जो बच्चा है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट पे जो था वह रिजोल्व हो रहा है, मतलब वह ठीक हो रहा है, बैक आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, उसका जो कंडीशन था वह इम्प्रूव हो रहा है। तो इनमें से किस ऑप्शन को देख करके हम ऐसा कह सकते हैं कि वह बच्चा का जो डिहाइड्रेशन है वह इम्प्रूव हो रहा है, वह ठीक हो रहा है, बैक आ रहा है, रिजोल्व हो रहा है। सबसे पहला है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज
1.030 यह नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, यह हाइपोवोलेमिया में देखें। तो चाइल्ड हैज नो टीयर, नो टीयर मीन्स आंसू उसमें नहीं आ रहा है, यह डिहाइड्रेशन में देखने को मिलता है। जब वाटर हमारे बॉडी में फ्लूइड है ही नहीं तो वह रोएगा तो आंसू कहाँ से आएगा, यह डिहाइड्रेशन में देखने। कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड, बिल्कुल सही। कैपिलरी रिफिल टाइम जो है उस बच्चे का 2 सेकेंड से कम हो जाएगा तब हम कहेंगे कि वह रिजोल्व हो रहा है, वह फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट उसके बॉडी में रिजोल्व हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल हमने पढ़ा 2 सेकेंड से कम होता है, अगर 2 सेकेंड से ज़्यादा होता तो वह डिहाइड्रेशन में था। चौथा, यूरिन आउटपुट इज लेस देन 1 ml पर kg पर आवर, 1 ml पर kg पर आवर, यह डिहाइड्रेशन को शो कर रहा है। यह क्योंकि 30 ml पर आवर होना चाहिए, लेकिन वह जब चाइल्ड में जब कर रहा है तो यह तो कम हो जाएगा। अगर 15 kg का बच्चा है तो कम हो जाएगा, 15 ml पर आवर ही यूरिन आ रहा है तो यह तो कम हो जाएगा, इसलिए यह नहीं होगा। इसलिए आंसर ये हो जाएगा बी नंबर, कैपिलरी रिफिल टाइम 2 सेकेंड से कम होता है। इसका रैशनल देख लीजिए, नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम 2 सेकेंड और लेस मोर देन 2 सेकेंड और लेस मोर देन 3 कैपिलरी रिफिल टाइम इज ए साइन ऑफ शॉक एंड डिहाइड्रेशन। 2 से अगर ज़्यादा है, 3 है तो वह शॉक का साइन करता है। एक्सेप्ट ऑप्शन सी, ऑल अदर ऑप्शन आर स्टिल इंडिकेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब ऑप्शन सी को छोड़ करके और सारा ऑप्शन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को शो कर रहा है। 24 नंबर को देखें तो इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन का फर्स्ट साइन क्या है। टेकिकार्डिया है तो ये सारा साइन है, टेकिकार्डिया, पुअर स्किन टर्गर, रेस्टलेसनेस, थर्स्ट एंड डार्क कलर्ड यूरिन, यह सारा साइन जो है डिहाइड्रेशन का है। लेकिन ईयरली जो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें थर्स्ट, हमें प्यास लगेगा, सबसे पहले हमें प्यास लगेगा, क्योंकि हम बार बार तो टेकिकार्डिया पल्स को फील नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। रेस्टलेसनेस तो थोड़ा कभी भी हो सकता है तो उससे तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। पुअर ट्रिगर स्किन, ये बार बार हम स्किन की ट्रिगर को चेक नहीं करते रहते हैं। थर्स्ट जो कि हमें प्यास लगेगा, ऑटोमेटिक प्यास लगेगा जिससे हमको लगेगा कि प्यास लग रहा है। और डार्क, जब हम यूरिन करने जाएंगे तो डार्क कलर यूरिन होगा जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमें डिहाइड्रेशन है। फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन थर्स्ट एंड डार्क कलर यूरिन, इससे हमें पता चलेगा। इसका रेशनल देखें तो 2 ईयरली साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आर थर्स्ट एंड डार्क कलर्ड यूरिन, यही होगा, डी आंसर होगा। और 25 नंबर क्वेश्चन देखें तो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द क्लाइंट विल हैव फ्लश्ड ड्राई स्किन, किस कंडीशन में क्लाइंट का स्किन, किस कंडीशन में क्लाइंट का स्किन फ्लश्ड मीन रेडनेस होता है, लाल कलर का स्किन हो जाता है। ड्राई स्किन सूखा, ड्राई स्किन टर्गर, ड्राई स्किन का मतलब टर्गर हो गया, उसका इलास्टिसिटी कम हो गया, ड्राई स्किन सूखा स्किन हो गया। सबसे पहला ऑप्शन है इडिमा, इडिमा नहीं, इडिमा में जो हमारा इडिमा में ड्राई स्किन नहीं रहता है बल्कि वेट स्किन रहता है, इडिमा में ड्राई स्किन ना करके वेट स्किन रहता है। शोक में, ठीक, शोक में, डिहाइड्रेशन में और हाइपरवोलेमिया में कह रहा है। हाइपरवोलेमिया में भी हमारा, हाइपरवोलेमिया में हमारा जो स्किन जो होता है वह इडिमा ही देखने को मिलता है, फ्लश ना और ड्राई स्किन ना होकर के वेट देखने को मिलेगा। शोक में तो देखने को मिलेगा, शोक में भी देखने को मिल सकता है, अगर हाइपोवोलेमिक शोक हो तब। इसमें पूरा क्लियरी तरह से नहीं बताया गया है कि कौन सा है, इसलिए शोक में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हाइपोवोलेमिक शोक हो तब, इसमें न्यूरोजेनिक शोक भी हो सकता है, कार्डियोजेनिक शोक भी हो सकता है, तो इसलिए यह आंसर ना होकर के डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन जब हमारे बॉडी में फ्लूइड कम रहेगा तो वह फ्लश्ड लाल स्किन देखने को रहेगा, ड्राई स्किन सूखा स्किन देखने को मिलेगा। हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन, इसका रेशनल देखें तो हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई एंड स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन। ड्राई और हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन जब होता है, जब हमारे बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है तो ड्राई स्किन तो ड्राई हो जाएगा, स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे नाक के ऊपर देखते होंगे या फेस पे देखते होंगे चिपचिपा सा आता है, वही स्टिकी। जब हम
डिहाइड्रेशन में नहीं रहते हैं, जब हमारा बॉडी में हाइड्रेटेड फ्लूइड रहता है तो उसमें हमें पतला सा दिखने को मिलेगा, मतलब पतला देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम डिहाइड्रेटेड होंगे तो थिक रहेगा, थिक रहेगा, मतलब मोटा सा लिक्विड सेबेसियस ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा। थिक स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा, इरिटेबिलिटी, फ्लश्ड एंड ड्राई स्किन रहेगा, हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा, कन्वल्जन और कोमा देखने को मिलेगा। और 26 नंबर देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज टाइपिकल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस, इनमें से कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग जो है ईसीएफ को लॉस को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब हो गया जो हमारे ब्लड है, जो हमारे वेसल्स में जो ब्लड है वो ईसीएफ हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। तो इसमें से कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग है वह हमारे ब्लड लॉस को दर्शा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है डिस्टेंडेड जुगुलर वेन। डिस्टेंडेड जुगुलर वेन जो है, जो हमारे नेक पे प्रेजेंट होता है लेटरल टू ट्रेकिया, वह ना करके लॉस में दिखाई पड़ेगा जब वह हाइपरवोलेमिया में देखने को मिलेगा। फ्लूइड ओवरलोड जब रहेगा तब हमें ये देखने को मिलेगा, ना कि लॉस में। लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है तो डिस्टेंडेड ना हो करके वह डिप्रेस देखने को मिलेगा। और इसका जो बी आंसर है एलिवेटेड हेमेटोक्रिट लेवल, यह होता है, बिल्कुल यह सही है। रैपिड 3D पल्स, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, ये भी तीनों सही है। यह हेमेटोक्रिट का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, 3D पल्स भी रैपिड रहता है, इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल भी ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें असेसमेंट फाइंडिंग कह रहा है, असेसमेंट जो हम ऑब्जर्व करते हैं, फील कर सकते हैं, असेसमेंट। और एलिवेटेड हेमेटोक्रिट लेवल जो है यह लेबोरेटरी फाइंडिंग है। इंक्रीज सोडियम सीरम सोडियम लेवल लेबोरेटरी फाइंडिंग है, ना कि असेसमेंट फाइंडिंग है। 3D पल्स बीपी ये सब हमारा असेसमेंट फाइंडिंग में आ जाएगा। जब स्किन का एग्जामिनेशन करेंगे तो यह सब हमारा असेसमेंट फाइंडिंग में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, रैपिड 3D पल्स हो जाएगा। देखिए इसका रैशनल देख लीजिए। ऑल्दो हाइपरनेट्रीमिया एंड एलिवेटेड हेमेटोक्रिट ऑल्सो अकर इन ईसीएफ, ये दोनों बढ़ा हुआ देखने को मिलता है ईसीएफ लॉस में, जब ब्लड लॉस होता है तो ये दोनों बढ़ा हुआ देखने को, बट इट इज़ ए लेबोरेटरी फाइंडिंग नॉट असेसमेंट है, यह लेबोरेटरी फाइंडिंग है ना कि असेसमेंट फाइंडिंग है। 27 नंबर को क्वेश्चन देखें तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज, डिहाइड्रेशन का सीवियर जब डिहाइड्रेशन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। डिहाइड्रेशन में हमने पढ़ा कि सारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वह लॉस हो, वाटर जो है लॉस हो जाता है, वाटर जो है हमारा सारा लॉस हो जाता है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वह बचा हुआ रहता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वह बचा हुआ रहता है। लेकिन जब हम उसमें सीवियर डिहाइड्रेशन का जो ट्रीटमेंट होता है, कोलोइड हम नहीं दे सकते हैं कि अगर कोलोइड देंगे तो सेल से पूरा यह हमारा खींच लेगा, क्योंकि कोलोइड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कोलोइड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यह हमें नहीं देना है अभी, क्योंकि सेल में इडिमा नहीं है, यह हम इडिमा में यूज करते हैं कोलोइड। स्टार्ट रिंजर टेक्निक, रिंजर लेक्टेट इमीडिएटली, रिंजर लेक्टेट जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक जो है ब्लड के ऑस्मोलिटी के बराबर इसका यूज है, हम यही यूज करते हैं। इसका डिस्कस हम आपको बताते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज विथ RL, अगर यह हम यूज करते हैं RL प्लस 5% डेक्सट्रोज तो यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा कोलोइड की तरह, इसलिए यह भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट DNS इमीडिएटली, DNS भी हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है, DNS भी हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये तीनों जो है हमारा सेल से वाटर को, सेल को श्रिंक करवाएगा और सेल से वाटर को खींच करके हमारे ब्लड में ले आएगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है हमारे, क्योंकि सेल में तो उतना ही वाटर है, सेल में तो ज़्यादा हुआ नहीं है, सेल में ज़्यादा रहता तब ना हम ये तीनों दे करके उससे ले लेते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, सिर्फ हमारा ब्लड में वाटर कम हुआ है, इसलिए हम सिर्फ ब्लड में वाटर देंगे। इसलिए अगर यहाँ पे NS रहता, अगर यहाँ पे NS रहता तो हम सबसे पहले NS देते,
NH जो कि नॉर्मल सलाइन होता है, उसमें हम सबसे पहले NH देते हैं, लेकिन RL ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट RL करेंगे, स्टार्ट रेंजर रिएक्टेड इमीडिएटली, इसलिए हम रेंजर रिएक्टेड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। रेंजर रिएक्टेड में सारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्लोराइड प्रेजेंट रहता है सारा जो, और यह आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, 270 से 310 के बीच में इसका ऑस्मोलरिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्ट RL हम लोग यूज करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को हम देखें, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच फ्लूइड लॉस्ट इन एक्यूट लॉस ऑफ 0.5 kg। अगर किसी ह्यूमन में 0.5 kg वेट लॉस हो रहा है तो उसमें कितना फ्लूइड लॉस होगा। किसी पेशेंट में अगर 0.5 kg मीन्स ½ kg अगर उसका वेट कम हो रहा है तो उसमें फ्लूइड कितना लॉस होगा, ये पूछ रहा है। तो जब एक्यूट लॉस होता है, एक्यूट लॉस कहने का मतलब है एक दिन में अगर हमारा वेट लॉस कम हुआ है, सुबह हमारा अगर वेट 40 kg था और शाम को वेट हमने किया तो 39.5 kg हो गया, तो यह हमारा कोई डिजीज़ के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि हाइपोवोलेमिया वाटर लॉस के कारण हो रहा है। यूरिन हमने ज़्यादा पास आउट कर दिया है, इसके कारण से हो सकता है। हम स्वेटिंग ज़्यादा हो गया, इसके कारण से हो सकता है। ठीक है, यह एक्यूट लॉस है। अगर क्रोनिक लॉस होता है, क्रोनिक लॉस में किसी डिजीज़ के कारण हो सकता है। फैटी टिश्यू जो हमारे थीम रहता है वो अगर टूटेगा तो वेट लॉस होगा, ना कि क्रोनिक में फैटी टिश्यू वेट कम हो जाएगा, मसल्स कम हो जाएगा, तो वह क्रोनिक डिहाइड्रेशन में वह क्रोनिक वेट लॉस में आएगा, ना कि एक्यूट वेट लॉस। एक्यूट लॉस में वेट लॉस में वाटर डिहाइड्रेशन आएगा, डिहाइड्रेशन के कारण होता है। तो अगर ½ kg वाटर, 500 ग्राम अगर वाटर कम हो, वजन कम हो रहा है तो उसमें 500 ml वाटर कम हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के कारण नहीं देखने को मिल रहा है। एक्यूट में वाटर के कारण होता है, क्रोनिक में कोई डिजीज के कारण हो सकता है, मसल्स कम हो रहा है, फैटी टिश्यू कम हो रहा है, और भी कोई कारण हो सकता है। तो इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा। 500 ml वाटर कम हो रहा है, इसलिए उसका 500 ग्राम ½ kg वेट भी कम हो रहा है। इसका रेशनल देखें तो 1 लीटर वाटर वेट 1 kg, वो 1 लीटर वाटर 1 kg, बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1, सो 500 ml सडन फ्लूइड लॉस में डिक्रीज 0.5 kg। 500 ml सडन फ्लूइड लॉस जो है हमारे बॉडी में 0.5 kg बॉडी वेट कम कर सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो द क्लाइंट हैज बीन वॉमिटिंग एंड हैज न्यूमरस एपिसोड्स ऑफ डायरिया। एक क्लाइंट में वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है बार बार, और न्यूमरस एपिसोड ऑफ डायरिया जो बार बार देखने को मिल रहा है। व्हिच लेबोरेटरी टेस्ट शुड द नर्स मॉनिटर। तो कौन सा टेस्ट हम उसमें मॉनिटर करेंगे। जब हम लोग वॉमिटिंग करते हैं और डायरिया करते हैं तो हमारा सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर चला जाता है डायरिया के द्वारा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब हाफ डाइजेस्टेड होता है, वह सब भी बाहर चला जाता है। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि वाटर और जितना सिक्रेशन आ रहा था एब्डोमेन में, जितना सिक्रेशन था उल्टी के वॉमिटिंग के कारण से सारा बाहर आ गया, और इंटेस्टाइन में जितना सिक्रेशन था वो डायरिया के कारण सारा बाहर चला गया, और इलेक्ट्रोलाइट भी सारा बाहर चला गया। जब इलेक्ट्रोलाइट सारा बाहर चला गया है तो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है सीरम कैल्शियम, ये भी दे देंगे, बिल्कुल सही है। सीरम फास्फोरस ये भी करेंगे, सीरम पोटेशियम ये भी करेंगे, सीरम सोडियम ये भी करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें सीरम पोटेशियम होता है, क्योंकि सीरम कैल्शियम अगर उसमें थोड़ा सा कम हो जाए तो वो लेट साइन होता है देखने के लिए। अगर सीरम फास्फोरम अगर कम हो जाए तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा सीरम फास्फोरस से, थोड़ा लेट साइन देखने को मिलेगा। सोडियम से भी थोड़ा सा मेंटल जो है अल्टर्ड देखने को मिलेगा, तो उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर पोटेशियम अगर कम हो जाए तो उसमें हाइपोक्लेमिया देखने को मिल सकता है, कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जो कि ईयरली साइन होता है। अगर पोटेशियम अगर कम हो जाएगा तो सबसे पहले अगर इन सब इलेक्ट्रोलाइट में अगर सब कम हो जाए तो सबसे पहले हमें कार्डियक को सही करना है, कार्डियक डिसरिथमिया को सही करना है, क्योंकि ब्रेन रिवर्सेबल रहेगा। अगर हम सोडियम फिर से दे देंगे वो ठीक हो जाएगा। कैल्शियम का जो है टिटेनी देखने को मिलेगा,
जो भी स्टिक साइन देखने को मिलेगा, कैल्शियम देंगे वो ठीक हो जाएगा। फॉस्फोरस में भी जो हम देंगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पोटेशियम में अगर हार्ट एबनॉर्मेलिटी काम करने लगा तो उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग सीरम पोटेशियम को देंगे, फर्स्ट प्रियोरिटी पोटेशियम को देंगे हार्ट को, क्योंकि पोटेशियम ही मायोकार्डियम का जो हार्ट का जो मायोकार्डियम मसल है उसे कंट्रोल करता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग पोटेशियम को प्रियोरिटी देंगे। इसका ऑप्शन देखिए तो बोथ डायरिया एंड वोमिटिंग काउज लॉस ऑफ पोटेशियम व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हाइपोटोनिया एंड ईसीजी चेंजेस। ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया देखने को मिल सकता है, जो हमारा हार्ट है वो फास्ट काम करने लगेगा, ठीक है ना, हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले सीरम पोटेशियम का हम ट्रीटमेंट करेंगे। 30 नंबर, अगर हम आज का लास्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं, 30 नंबर है एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम में एल्सो लीड टू एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम। एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम अगर उसमें देते हैं, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम में एल्सो लीड टू एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम, यस बिल्कुल सही है। अगर उसमें एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम है तो ब्लड वॉल्यूम में ज़्यादा होगा। एल्सो उन्होंने उसे क्या कहते हैं, इडिमा। इडिमा जो है एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम का कॉम्प्लिकेशन है। इडिमा अगर एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम हुआ है उसके बाद देखने को मिलेगा। लिम्फ इडिमा, यह तो अगर लिम्फ वेसल्स में ब्लॉकेज है तो उसके कारण से देखने को मिलेगा, तो यह तो होगा ही नहीं, ये कॉम्प्लिकेशन के कारण देखने को मिलता है। और हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम है तो हाइपरटेंशन देखने को तो मिलेगा। लेकिन पूछ रहा है कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम हुआ, एक्सेसिव फ्लूइड के कारण एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। तो वह तो उसका साइन एंड सिम्टम है हाइपरटेंशन, ना कि उसका टर्मिनोलॉजी है, ना ही उसका डेफिनेशन है। तो अगर एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हाइपर वॉल्यूमिया कहते हैं। हमारे बॉडी में इडिमा जो है हमारा सेल में, अगर हमारे बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाए, सेल में वाटर ज़्यादा हो जाए तो इडिमा कहते हैं। और अगर हमारा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर वॉल्यूमिया कहते हैं। अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसे इडिमा कहते हैं। अगर फ्लूइड वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम वेसल्स में ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर वॉल्यूमिया कहते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन इसका साइन एंड सिम्टम है और इसे हाइपर वॉल्यूमिया कहते हैं। एन एक्सेस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू कॉल्ड हाइपरवॉल्यूमिया। अगर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में बढ़ जाता है तो उसे हाइपरवॉल्यूमिया कहते हैं। एंड एक्सेस ऑफ फ्लूइड्स इन बॉडी, अगर बॉडी में एक्सेस फ्लूइड हो जाए तो उसे ओवर हाइड्रेशन और एडिमा कहेंगे। इसी तरह से आज का हम लोग यह लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। आगे इसी तरह से पूरे बुक को हम डिस्कशन करवाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। 31 नंबर, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज रिफर्ड टू एज। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, जब हमारा फ्लूइड जो है रिटेंशन होगा, मतलब रीअब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, सेल में रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे। इसका पहला ऑप्शन है एडिमा, दूसरा डिहाइड्रेशन, तीसरा स्वेलिंग और चौथा इंक्रीज्ड वेट। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर सही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। इसी तरह से आप लोगों के बीच हम डेली एक एक लेक्चर PR यादव का लेकर के आते रहेंगे। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो और अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट करते रहे आप लोग और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।